संवाद यूपीएससी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के निर्माण की उस कहानी को परत दर परत समझेंगे जिसने एक नए राष्ट्र की नींव रखी। ये सिर्फ एक दस्तावेज के बनने की कहानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की गाथा है। तो हमारा ये ऐतिहासिक सफर कैसा रहेगा? हम इसे 5 महत्वपूर्ण पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी मांग कैसे उठी और शुरुआती संरचना क्या थी। फिर संविधान सभा के कामकाज को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये एक पूरी तरह संप्रभु निकाय बनी। फिर आएगा संविधान के लागू होने का चरण और अंत में हम इसकी आलोचनाओं और कुछ बेहद जरूरी तथ्यों पर भी नजर डालेंगे। हमारी कहानी 1947 में आज़ादी के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज़्यादा गहरी हैं और इसकी शुरुआत होती है एक विचार से, एक ऐसे संविधान की मांग से जिसे भारतीय खुद अपने लिए बनाएंगे। देखिए, संविधान सभा तक पहुंचने का यह सफर कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि दशकों लंबा था। इसकी पहली वैचारिक चिंगारी जलाई एमएन रॉय ने साल 1934 में। ठीक 1 साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना दिया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से तो ये मांग मान ली, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1942 का क्रिप्स मिशन भी मुस्लिम लीग की असहमति की वजह से नाकाम रहा और फिर आखिर में साल 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, जिसने वो ठोस ढांचा पेश किया जिसके आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस पूरी सभा की जो नींव रखी गई वो थी 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, और इसका सबसे महत्वपूर्ण फैसला था 2 अलग-अलग संविधान सभाओं के विचार को साफ तौर पर खारिज कर देना। ये एक निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इसी एक फैसले ने अविभाजित भारत के लिए एक एकीकृत संवैधानिक प्रक्रिया की बुनियाद रखी। इस योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या तय की गई 389। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये उस समय के भारत की विशालता, उसकी विविधता और उसकी जटिल राजनीतिक संरचना का प्रतीक था। अब ये जो 389 की संख्या थी, इसका बंटवारा भी बड़ा सोच समझकर किया गया था। इसमें से 296 सीटें सीधे ब्रिटिश शासन वाले भारत के प्रांतों के लिए थीं, जबकि बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के हिस्से में आईं। चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 292 सीटें 11 गवर्नर प्रांतों से आनी थीं और बाकी की 4 सीटें 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, हर प्रांत से एक-एक। रियासतों के लिए 93 सीटें पहले से ही तय थीं और इस तरह कुल योग पहुंचता है 389 पर। तो सवाल उठता है कि ये सीटें भरी कैसे जानी थीं? इसके पीछे कुछ बहुत ही साफ सिद्धांत थे, जिनका मकसद था कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। पहला सिद्धांत था जनसंख्या का अनुपात, मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर 1 सीट। दूसरा, सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। तीसरा, चुनाव का तरीका था आनुपातिक प्रतिनिधित्व। और चौथा, रियासतों के प्रतिनिधि चुने नहीं जाने थे, बल्कि वहां के प्रमुखों द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट किए जाने थे। इसका सीधा मतलब यह था कि हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से नामांकित। जब जुलाई-अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए, तो सभा की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ जबरदस्त जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और बची हुई 15 सीटें छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। यहीं से भविष्य की बहसों और समीकरणों की नींव पड़ चुकी थी। हाँ, ये एक जरूरी बात है समझने वाली कि भले ही सदस्यों को सीधे आम जनता ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना था, फिर भी ये सभा उस समय के भारतीय समाज का एक आईना थी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी, एसटी और इन सभी वर्गों की महिलाएं भी शामिल थीं। तो ये एक वास्तविक रूप से विविध निकाय था। तो अब ढांचा तैयार हो चुका था और सभा ने अपना सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम शुरू किया, एक नए राष्ट्र के लिए उसकी दार्शनिक और कानूनी आधारशिला रखना। तारीख याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक का वो ऐतिहासिक दिन। लेकिन इस दिन पर बंटवारे की सियासत का साया साफ दिख रहा था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग पर अड़े रहते हुए इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। नतीजतन पहली सभा में 389 में से केवल 207 सदस्य ही शामिल हुए। तो जब बैठक शुरू हुई, सबसे पहला काम था नेतृत्व तय करना। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। बाद में वी.टी. कृष्णामाचारी को दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी जोड़ा गया ताकि सभा का विशाल काम सुचारू रूप से चल सके। और फिर 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सामने वो दस्तावेज पेश किया जो आगे चलकर हमारे संविधान की आत्मा बनने वाला था, ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये भविष्य के भारत का एक तरह से घोषणा पत्र था जिसमें हमारे संविधान के मूल सिद्धांत और उसका पूरा दर्शन समाहित था। इस संकल्प ने आने वाले भारत के लिए 8 बुनियादी स्तंभ तय कर दिए। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जिसमें सभी इकाइयों को स्वायत्तता मिलेगी। इसने साफ किया कि सत्ता का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इसने सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की गारंटी दी। और साथ ही इसने अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने और विश्व शांति को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया। काफी बहस और विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य संकल्प को सबने मिलकर सर्वसम्मति से अपना लिया। इससे न सिर्फ संविधान निर्माण की दिशा तय की, बल्कि यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सभा एक पूरी तरह से संप्रभु निकाय में तब्दील हुई। अब आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक कानून ने सभा की पूरी कानूनी हैसियत ही बदल कर रख दी। देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले ये ब्रिटिश प्रस्तावों से बंधी एक संस्था थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद ये एक पूर्ण संप्रभु निकाय बन गई। मतलब अब ये अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदलने या खत्म करने के लिए पूरी तरह आजाद थी। इस एक्ट ने सभा को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अब ये सिर्फ संविधान बनाने वाली बॉडी नहीं थी, बल्कि ये आजाद भारत की पहली संसद यानी डोमिनियन लेजिस्लेचर भी बन गई। इसका मतलब है कि सभा एक साथ दोहरी भूमिका निभा रही थी। जब ये संविधान बनाने के लिए बैठती तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते, और जब ये देश के लिए आम कानून बनाने के लिए मिलती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। देश के बंटवारे का असर सीधा सीधा सभा की संरचना पर भी पड़ा। मुस्लिम लीग के ज्यादातर सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, जिसके कारण हमारी सभा की कुल ताकत 389 से घटकर 299 रह गई। संविधान बनाने का काम तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ सभा ने एक नए राष्ट्र के जो प्रतीक होते हैं उन्हें भी गढ़ा। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी। 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को स्वीकार किया। और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना। अब देखिए, इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, तो इसे संभालने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इनमें से 8 सबसे प्रमुख थी। आप इस लिस्ट में एक पैटर्न देख सकते हैं। संघ यानी केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां जवाहरलाल नेहरू के पास थी, जबकि प्रांतों और मौलिक अधिकारों से जुड़ी समितियों का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे, और प्रक्रिया और संचालन से जुड़ी समितियां अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन थीं। लेकिन इन सभी समितियों में एक समिति ऐसी थी जिसका काम सबसे ज्यादा पेचीदा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वो थी मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को बनी इस समिति पर ही नए संविधान का पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी थी। तो चलिए उन 7 महान वास्तुकारों को जानते हैं जिनके कंधों पर यह भारी जिम्मेदारी थी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महान विधिवेत्ता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके साथ थे N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी जैसे कानून और प्रशासन के दिग्गज। मसौदा समिति ने अपना काम किया और विभिन्न समितियों के प्रस्तावों के आधार पर फरवरी 1948 में संविधान का पहला मसौदा प्रकाशित किया। और देखिए, ये कोई बंद कमरे में होने वाली प्रक्रिया नहीं थी। इस मसौदे को 8 महीने के लिए भारत की जनता के सामने रखा गया ताकि वे अपनी राय, आलोचना और सुझाव दे सकें। इन सभी पर विचार करने के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा मसौदा तैयार हुआ। चलिए अब संविधान को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर आते हैं। अब इस अंतिम मसौदे को सभा से पारित कराने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम 3 वाचन या रीडिंग्स के तौर पर जानते हैं।
पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, जो एक सामान्य चर्चा का दौर था। दूसरा वाचन सबसे लंबा और सबसे अहम था, जो लगभग 1 साल तक चला। इसमें संविधान के हर एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर गहन बहस हुई और फिर अंत में 14 नवंबर 1949 को तीसरे वाचन की शुरुआत हुई, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम प्रस्ताव पेश किया। और फिर वो ऐतिहासिक घड़ी आई, 26 नवंबर 1949। इसी दिन मसौदा संविधान पर प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया। सभा में मौजूद सदस्यों और अध्यक्ष ने इस पर हस्ताक्षर किए। उस दिन अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। एक नए आजाद भारत का कानूनी और नैतिक रोड मैप। मसौदा समिति के अध्यक्ष के तौर पर सभा की बहसों में दिए गए उनके तार्किक और सशक्त तर्कों और संवैधानिक मामलों पर उनकी गहरी पकड़ को देखते हुए डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक और मुख्य वास्तुकार कहा जाना बिल्कुल सही है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपना तो लिया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से उसी दिन लागू नहीं हुआ। नागरिकता, चुनाव और एक अंतरिम संसद से जुड़े कुछ जरूरी प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए, ताकि देश का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो फिर संविधान के बड़े हिस्से के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक कारण था। ये तारीख 1930 में मनाए गए पूर्ण स्वराज दिवस की याद में चुनी गई थी, जिसका संकल्प दिसंबर 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। संविधान के पूरी तरह लागू होने के साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे पुराने ब्रिटिश कानून खत्म हो गए और भारत सही मायनों में एक संप्रभु गणराज्य बन गया। लेकिन जैसा कि हर बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया के साथ होता है, ये भी आलोचनाओं से अछूती नहीं रही। तो अब हम इस पूरी प्रक्रिया का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करेंगे। अपने इतने महत्व के बावजूद संविधान सभा को कई आधारों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचक कहते हैं कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ये भी कहा गया कि यह पूरी तरह संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों पर हुआ था। कुछ ने कहा कि इसने जरूरत से ज्यादा वक्त लिया, तो कुछ ने इस पर कांग्रेस पार्टी का, वकीलों का या फिर हिंदुओं का प्रभुत्व होने का आरोप लगाया। संविधान बनने में जो वक्त लगा, उस पर आलोचना इतनी आम हो गई थी कि सभा के ही एक सदस्य नजीरुद्दीन अहमद ने व्यंग्य करते हुए मसौदा समिति को एक नया नाम ही दे दिया, ड्रिफ्टिंग कमेटी, यानी एक ऐसी समिति जो दिशाहीन होकर बस बहे जा रही हो। लेकिन क्या ये आलोचना पूरी तरह जायज है? चलिए इसे दुनिया के दूसरे देशों के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। अमेरिका ने अपना सिर्फ 7 अनुच्छेदों वाला संविधान 4 महीने से भी कम में बना लिया। कनाडा को लगभग 2.5 साल लगे और ऑस्ट्रेलिया को तो करीब 9 साल लग गए। इसकी तुलना में भारत ने 395 अनुच्छेदों वाला दुनिया का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया। भारत की जटिलता और विविधता को देखते हुए यह समय शायद उतना ज्यादा नहीं था। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटने से पहले कुछ बेहद जरूरी आंकड़े देख लेते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। संविधान बनाने के लिए लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था और इस पूरी प्रक्रिया पर उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। और आखिर में कुछ और रोचक तथ्य जो इस सभा और हमारे संविधान की पहचान से जुड़े हैं। सभा का प्रतीक चिन्ह यानी मोहर हाथी था। सर B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे, जो पर्दे के पीछे एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे। H.V.R. अयंगर सभा के सचिव थे और S.N. मुखर्जी मुख्य ड्राफ्ट्समैन। संविधान की जो मूल अंग्रेजी प्रति है, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में हाथ से लिखा था और हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इन प्रतियों को शांति निकेतन के कलाकारों ने अपनी कला से सजाया था। तो ये थी हमारे संविधान के निर्माण की पूरी यात्रा। एक विचार के जन्म से लेकर एक राष्ट्र के कानूनी आधार के लागू होने तक ये प्रक्रिया अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद राष्ट्र निर्माण का एक महान यज्ञ थी और ये हमें आज भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी प्रक्रिया और आलोचनाओं को देखते हुए क्या संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य के लिए सबसे उपयुक्त नींव रखी? संवाद UPSC पॉडकास्ट के इस सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद।
इस विश्लेषण को अपने साथियों के साथ साझा करना उनकी तैयारी में भी सहायक हो सकता है।